हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एसबीएम क्लासेस। और आज हम एक नए चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी के द्वारा बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं क्लास 9 के सिलेबस के अंदर। और आई होप कि अगले साल क्लास 10 के सिलेबस में भी बहुत सारे चेंजेस होंगे। तो जो भी चीज़ें चेंज की गई हैं या जो नई चीज़ों को ऐड किए गए हैं सिलेबस के अंदर, इस चैप्टर में हमने उसको शामिल कर लिया है। और हम बहुत बेसिक से लेकर के एडवांस तक चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। हर एक टॉपिक को हम बारीकी से समझेंगे। थोड़ा टाइम दीजिएगा, समझिएगा। और इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा सेल के अंदर। अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में पिन कर देंगे। मैं उसके रिगार्डिंग अलग से क्या करूँगा, एक वीडियो बना दूँगा। तो ठीक है, चलिए कुर्सी का पेटिंग बाँध लीजिए और मेरे साथ एक नए सफ़र की उड़ान में हम लोग चलते हैं, है ना? देखिए, हम एक ऐसे दुनिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल तो है, बट इसको हम देख नहीं पाते अपने नेकेड आई से। हालाँकि बहुत लोगों का योगदान रहा है इसके अंदर। बहुत सारे लोगों ने अलग-अलग समय के अंदर बहुत सारे इन्वेंशन किए हैं, जिसकी वजह से हम आज वैसे ऑर्गेनिज़्म के बारे में जान या पढ़ पा रहे हैं जो बहुत सालों तक हमारे साथ तो थे, बट उनको हम जानते नहीं थे। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे से। देखिए, चैप्टर का नाम है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो पढ़ना है ऑरिजिन ऑफ सेल के बारे में। क्या पढ़ना है? ऑरिजिन ऑफ सेल, यानी कि सेल जो है इसका शुरुआत कैसे हुआ, इसका ऑरिजिन कैसे हुआ, कहाँ से आया ये सेल। देखिए, इसके बारे में कुछ फैक्ट बताए गए हैं। जैसे एक साइंटिफिक, जितने भी साइंटिफिक कम्युनिटी हैं, उनका मानना क्या है? उनका मानना है कि जीवन का शुरुआत जो है ना, वो पता है कहाँ हुआ? पानी के अंदर हुआ है। जैसे हम लोग जिस जगह पे रहते हैं, सुनिएगा, आपने पढ़ा होगा 3 चीज़ के बारे में। एक तो पढ़ा होगा आपने एटमॉस्फेयर के बारे में, ठीक है? आपने एटमॉस्फेयर पढ़ा होगा। एटमॉस्फेयर जहाँ पर ऑक्सीजन आपको मिल रहा है, जहाँ पर आपको नाइट्रोजन मिल रहा है। हालाँकि नाइट्रोजन को हम डायरेक्टली यूज़ तो नहीं करते हैं, बट हमारे लिए वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जहाँ पर एटमॉस्फेयर हमको क्या मिल रहा है भई? हमको एटमॉस्फेयर मिल रहा है। हमको और क्या मिल रहा है? हम जिस ज़मीन पे रह रहे हैं उसको कहीं न कहीं उसको लिथोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है? लिथोस्फीयर कहा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर रहे हैं वो है हाइड्रोस्फीयर, जिसमें पानी आ जाते हैं। और देखिए, जहाँ ये तीनों अवेलेबल होगा ना, जहाँ ये तीनों अवेलेबल होगा, उसी को बायोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है? यानी कि वी आर द पार्ट ऑफ दिस बायोस्फीयर। अच्छा, बायोस्फीयर का मतलब क्या? बायोस्फीयर का मतलब वो जगह जहाँ एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर तीनों हैं, यानी जहाँ लाइफ पॉसिबल है। तो इस जगह पे, इस बायोस्फीयर पे हम जितने भी ऑर्गेनिज्म को जानते हैं, देखते हैं, उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिसको हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है? तो जीवन अगर हम बात करें, जैसे धरती हमारा बना, तो धरती पे सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आया होगा वो कौन होगा? और कहाँ पे आया हो, कैसे बना होगा? तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना ये है कि जीवन का जो शुरुआत हुआ वो स्मॉल वाटर में हुआ। बदलते हुए वातावरण के साथ नए ऑर्गेनिज्म बने, और ये ऑर्गेनिज्म कहाँ बने? पानी के अंदर बने, ना कि ओशियन में। क्योंकि देखिए, हमारा मानना क्या होता है ना, कि जीवन का शुरुआत कहीं न कहीं ओशियन के अंदर हुआ होगा, कि जो सलाइन एटमॉस्फेयर होता है, सलाइन जो नेचर होता है वाटर का, वो कहीं न कहीं फेवरेबल होगा किसके लिए? फॉर द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ। बट ऐसा नहीं है। तो आप पहला की पॉइंट क्या याद रखेंगे कि स्मॉल वाटर जो है वो स्मॉल वाटर पूल, वहीं पे लाइफ शुरुआत हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कोई भी वाटर हो सकता है? नहीं। सुनिएगा, यहाँ पे बताया ये गया है कि एक एग्ज़ाम्पल दिया हॉट स्प्रिंग वाटर के बारे में। ये ऐसे एनवायरनमेंट का एग्ज़ाम्पल है। इसको समझते हैं क्या है, देखिए। इसको हटा देते हैं, आपके नोट्स में ये नहीं रहेगा। तो आपको वैसे नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है? इस चैप्टर का पूरा नोट्स जो कि बनाने में बहुत मेहनत लगा है, ठीक है? तो इस चैप्टर का नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बस आप मन लगा के पढ़िए और अच्छे मार्क्स को स्कोर कीजिए, ठीक है? देखिए, अ, एक चीज़ समझते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं ना कि सेल आया धरती पे पहली बार, लाइफ का शुरुआत कहाँ पे हुआ? पानी के अंदर हुआ। अब पानी में ये जो ऑर्गेनिज्म आया उसको क्या बोला गया? सेल, ठीक है? हालाँकि चैप्टर वही है सेल, बट इसको सेल नहीं बोलते हैं। इसको समझिए कि इसको हम बोलेंगे, एक सेकंड, देखिए, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बैक्टीरिया बोलेंगे, बैक्टीरिया। तो पहले समझते हैं बैक्टीरिया होता क्या है? देखिए, जनरली बैक्टीरिया को 2 भागों में बाँटा जाता है। एक को बोलते हैं आर्क बैक्टीरिया, आर्क बैक्टीरिया, और एक को बोलते हैं यू बैक्टीरिया, ठीक है?
ये क्लासिफिकेशन हम कहाँ पढ़ेंगे, जब हम चैप्टर क्लास 9 में ही डाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि मैं जल्द ही उसका भी लेक्चर अपलोड करूंगा। तो डाइवर्सिटी चैप्टर के अंदर हमको बैक्टीरिया को 2 भागों में क्लासिफाई करके बताया गया है। एक व्यक्ति है, नाम है कार्ल स्वोज, उनके द्वारा ये क्लासिफिकेशन किया गया है और उन्होंने बताया कि आर्क बैक्टीरिया को मैंने 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, पहला जो भाग उन्होंने बताया था उसको हम लोग बोलते हैं सेकंड। देखिए, सेकंड को हम लोग जो भी पढ़ना है हमको, वो है थर्मो एसिडोफाइल। ठीक है, पहला आपका मिथोजेंस है, या मिथोजेनिक बोल सकते हैं, मिथोजेंस। और जो आपका थर्ड नंबर पे आ जाएगा वो आ जाएगा आपका हेलोफाइल। हेलोफाइल यानी 3 तरह के आर्क बैक्टीरिया हमको पढ़ने होते हैं। ठीक है, इसको हम सीधा कर देते हैं। चलिए देखिए, तो ये जो 3 तरह के बैक्टीरिया हमको जानने हैं, आर्क बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया हम लोग बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें हमको इसके बारे में पढ़ना है, थर्मोएसिडोफाइल के बारे में। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ड है इसको समझिएगा, यहाँ पर कुछ वर्ड लिखा है, जैसे लिखा है थर्मो, ठीक है, एसिडो और फाइल। ये तीनों वर्ड का अपना अपना एक मीनिंग होता है। क्या मीनिंग होता है, देखिए समझिए। थर्मो का मतलब क्या होता है? थर्मो का मतलब होता है हीट या हॉट बोल सकते हैं। एसिडो यानी कि जो एसिड है, और फाइल यानी कि लव। फाइल यानी क्या हो जाएगा, लव हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वैसे बैक्टीरिया जिसको गर्म एसिडिक इन्वायरमेंट पसंद है, यानी ऐसे उस समय ऐसे बैक्टीरिया हुआ करते थे जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते थे, बहुत हॉट क्लाइमेट के अंदर वो सर्वाइव कर सकते थे। तो पढ़िए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इंडिया में एक जगह है, नाम है पूगा वैली। हालांकि लद्दाख के अंदर ही है, ये माउंटेन एरिया पे स्थित है, लेकिन यहाँ पे हाई टेम्परेचर वाले वाटर मिलेंगे आपको। लगभग पानी का टेम्परेचर समझ लीजिए बॉइलिंग वाटर के बराबर। और आप लोग बताइए कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, तो वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले एक और क्वेश्चन मेरा है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में पिन कर देंगे कि बॉइलिंग और एक वर्ड आता है इवापोरेशन, इन दोनों वर्ड में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवापोरेशन? आप इसका आंसर क्या करेंगे, कमेंट में पिन कर देंगे, मैं देख लूंगा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि इस जगह का टेम्परेचर बहुत हाई है। अब इतना टेम्परेचर हाई कैसे हुआ? तो आप सभी लोग जानते हैं कि धरती के अंदर बहुत जनरली धरती के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, जस्ट बिकॉज ऑफ लावा बोल सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि अब जैसे बेडरॉक हो गया, तो बेडरॉक के नीचे का टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ का पानी गर्म होकर इवापोरेट करेगा तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं गर्म पानी के रूप में आपको सरफेस पे आएगा। उसी को हॉट स्प्रिंग कहा गया है। अब देखिए ये जो हॉट स्प्रिंग है, ये एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है कि जैसा इन्वायरमेंट धरती पर लगभग 3.5 बिलियन ईयर अगो हुआ करता था, यानी आज से 3.5 बिलियन साल पहले जिस तरह का इन्वायरमेंट था, वैसा सेम इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं इन जगहों पे देखने को मिल रहा है। अब जाहिर सी बात है कि ऐसा टेम्परेचर मिलेगा तो यहाँ पे किस तरह के बैक्टीरिया मिलेंगे, थर्मोफाइल मिलेंगे। अभी बताए थे हम आपको, थर्मो का मतलब क्या होता है भाई, थर्मो का मतलब हीट या हॉट, और फाइल मतलब लव, यानी कि वैसे जो हीट लविंग बैक्टीरिया, यानी कि जो गर्मी को पसंद करते हैं, जो हीट को पसंद करते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेलर, जनरली याद रखिएगा ऑल बैक्टीरिया आर यूनिसेलर। ठीक है, हम लोग क्लासिफिकेशन जब पढ़ेंगे तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर ये कुछ पॉइंट और भी दिया हुआ है, जैसे कि बिरबल सैनी इंस्टीट्यूट है पैलियो साइंस का, ठीक है, लखनऊ के अंदर। इन्होंने इस हॉट स्प्रिंग को स्टडी किया, जो हॉट स्प्रिंग पाया गया उसको क्या किया, स्टडी किया, और उन्होंने पता क्या पाया कि ये जो हॉट स्प्रिंग है ये एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट बनने का जो प्रक्रिया ना बहुत फास्ट हो जा रहा है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, तो आप लोग जानते हो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। क्या बोल रहे हैं, CaCO3, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। अब ये क्या करेगा, सपोज ये मान लीजिए बैक्टीरिया है, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, अपने सराउंडिंग में एक लेयर बना लेगा, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, जैसे अंडे के ऊपर, अंडा जो होता है तो अंडा भी एक सेल है, आप सभी लोग जानते हैं। एक जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, एक जो खा रहे हैं, वो भी क्या है, एक सेल है, वो सिंगल सेल है। अब ये जो एग है, इस सिंगल सेल है, तो इसके बाहर भी तो एक हार्ड कवरिंग है। जब अंडा बॉईल होता है तो इस हार्ड कवरिंग को हम लोग फोड़ते हैं, तो ये जो निकल रहा है कवच जैसा, ये क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ये क्या है, याद रखिएगा,
देखो इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। या देखिए, तो अगर मान लीजिए एग है, ठीक है, एग, तो एग का जो एग सेल होगा, एग का जो सेल होगा वो भी किससे बनेगा, वो भी बनेगा कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट से बनेगा। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट करेगा क्या, तो बढ़िया लिखा हुआ है कि दिस डिपॉजिट में बी प्रोटेक्टेड अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन एंड एक्सट्रीम कंडीशन, यानी कि एक्सट्रीम कंडीशन, हार्श कंडीशन और रेडिएशन से क्या करेगा, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। और याद रखिएगा ये आपका पहला प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स है जो कहीं ना कहीं देखने को मिला, जो कहीं ना कहीं सेल को मतलब कि एक बैरियर के रूप में काम कर रहा है, सेल को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कुछ और तथ्य हैं सेल के बारे में समझते हैं, जैसे कि जितने भी लिविंग सेल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं। जितने भी लिविंग, जैसे एक छोटा सा अमीबा ले लीजिए आप लोग, एक छोटा सा क्या ले लीजिए, अमीबा, जो कि यूनिसेलर होता है, या आप एक बड़ा सा एलिफेंट ले लीजिए, बड़ा सा क्या ले लीजिए भाई, आप एक एलिफेंट ले लीजिए। तो एक बड़ा सा एलिफेंट ले लेंगे तो वो भी क्या होगा जनरली, ठीक है, कोई जानवर है, आप बस समझिए कि एक बड़ा सा जानवर है, ये बिग एनिमल है, कोई बड़ा सा क्या है, जानवर है, बिग एनिमल है ये। अब ये जो बड़े जानवर होंगे, एक सेकेंड रुक जाइएगा, ठीक है, एक मिनट, क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो छोटा सा एमीबा होगा या कोई बड़ा सा जानवर होगा, छोटा अमीबा हो या फिर बड़ा सा कोई जानवर हो, ये सभी लोग जो है किससे बने हुए हैं, सभी लोग ये सेल से बने हुए हैं, बड़ा सा कोई एनिमल हो, ये सभी लोग किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। सेकंड बोल रहा है कि सेल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिक लेवल एट विच द लाइफ एग्जिस्ट। देखिए चाहे कोई यूनिसेलर हो, देखो ये अमीबा क्या है, अमीबा याद रखिएगा ये यूनिसेलर है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, जो एक सेल से बना हो। और ये जो बड़ा सा कोई जानवर है ये मान लीजिए एक मल्टी सेलुलर है, ठीक है, मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेल से बना हुआ है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है। अब चाहे वो यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर है, सभी का जो बेसिक लेवल होगा, जिस लेवल पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, वो आपका सेल ही रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल ही है वो चीज। जैसे एग्जांपल देखिए, कुछ बैक्टीरिया या जो येस्ट होते हैं ये एक सेल से बने हुए हैं। अब एक सेल से बने हैं बट फिर भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ठीक है। या फिर आप बड़े कोई प्लांट ले लें, फिश ले लें, बर्ड ले लें, ह्यूमन ले लें, ये मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल से बने हुए हैं और ये सब साथ मिलकर काम करते हैं और ये क्या कहलाएंगे, मल्टी सेलर। मतलब कि चाहे वो मल्टी सेलर हो या फिर यूनिसेलर हो, सभी लोग क्या कर रहे हैं, सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी अपने लेवल पर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ताकि उनका लाइफ क्या हो, पॉसिबल हो पाए, वो सर्वाइव कर पाए। जैसे देखिए नेक्स्ट टॉपिक में लिखा हुआ है कि अगर इन सेल्स के ग्रुप को मिलाया जाए जो कि एक ही तरह के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। हालांकि देखिए यहाँ पर एक टॉपिक हम बताते हैं, जैसे आपने पहले पढ़ा होगा कि अगर सेल, एक तरह के सेल आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनेंगे, टिश्यू बनेंगे। एक तरह के टिश्यू आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेंगे भाई, ऑर्गन बनेंगे। और ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बताने जा रहे हैं, ध्यान देंगे सभी लोग। ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। देखिए ठीक है, अब देखिए, और ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बनेगा, तो ऑर्गन सिस्टम के बाद कलर थोड़ा चेंज करते हैं, ऑर्गेनिज्म बनेगा, ऑर्गेनिज्म। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या प्लांट जो है वो ऑर्गेनिज्म है कि ऑर्गन सिस्टम है। तो याद रखिएगा प्लांट इसके अंदर आते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम के बीच में आते हैं कौन, प्लांट। और हम एनिमल किस में आ जाएंगे, एनिमल ऑर्गेनिज्म में आ जाएंगे। कैसे समझेंगे इसको, देखिए एग्जांपल समझिए, अगर हम लोग क्या है, हम लोग एक पूरा का पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है। तो ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, तो ऑर्गेनिज्म होने के लिए हमें ऑर्गन सिस्टम हमारे अंदर बहुत सारा होना चाहिए। जैसे यहाँ एग्जांपल समझिए, देखिए हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें आपका नेसल पोर है, नेसल कैविटी है, ट्रैकिया है और लंग्स है। क्या क्या सुनिए, ये आपका नेसल पोर है जहां से क्या कर रहा है, हवा एंटर कर रहा है। ये आपका नेसल कैविटी है, अंदर का ब्लैंक्स। उसके बाद कुछ पॉइंट आते हैं, जैसे फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स होता है, और लैरिंग्स के अंदर यहाँ देखिए ट्रैकिया,
ये ट्रैकिया में यहाँ आपको सर्कुलर रिंग दिखेगा, ये कार्टिलेज का बना होता है। क्या बेनिफिट है इसका कि जब से हम एयर को रिलीज करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, तो हमारा जो ओएसओ मतलब कि विंड पाइप है कोलैप्स ना कर जाए, इसीलिए ये बनाया जाता है। यानी कोलैप्स होने से रोकने के लिए कार्टिलेज लगा होता है, कहाँ पे, हमारे विंड पाइप के अंदर। अच्छा, उसके बाद ये जो बढ़ता है दो भागों में, जिसको हम लोग ब्रोंकी बोलते हैं, ब्रोंची या ब्रोंकी बोल सकते हैं, और ये फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स के अंदर। फर्दर किस में डिवाइड हो जाएगा? ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होगा। किस में डिवाइड होगा भाई? ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होगा। तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम जो है ना, ये क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हम एक्सटर्नल, इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलेंगे। याद रखिएगा, इसको कहा जाएगा एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम कहेंगे इसको। ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलेंगे। वैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने खाना खाया, ठीक है, तो क्या होगा कि खाना जो होगा हमारे ऐसे देखिए, ये देखिए, यहाँ समझिए। सपोज हमने क्या किया, ये हमारा माउथ है, माउथ के बाद ये आपका ऑयसोफेगस हो गया, ऑयसोफेगस से कनेक्टेड है आपका स्टमक, स्टमक के बाद डिओडेनम हो गया आपका, डिओडेनम के बाद आपका इंटेस्टाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको लीवर दिख जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पेंक्रियाज दिख जाएगा आपको, ठीक है, और ये आपका कहीं ना कहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन देखने को मिलता है। सुनिए, तो सबसे पहले आपने क्या किया, माउथ में फूड को इंडेक्ट किया, दिस कॉल्ड आइजेशन, इंजेशन। उसके बाद ये जो आपका ऑयसोफेगस है, इसके अंदर फूड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, अच्छा, ये स्टमक है आपका, ये क्या है, स्टमक है। स्टमक में आने के बाद क्या होगा भाई, चर्निंग होगा, चर्निंग होगा, डाइजेशन होगा। उसके बाद डिओडेनम में जब पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा डिओडेनम के अंदर, तो लीवर से कुछ केमिकल निकलेंगे, पेंक्रियाज से कुछ केमिकल निकलेंगे, जो क्या करेगा, डाइजेशन को हेल्प करेगा। ठीक है, स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम होना चाहिए और डिओडेनम के अंदर बेसिक मीडियम होना चाहिए। तो यहाँ समझिए कि अगर पूरा पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई, क्योंकि अलग अलग ऑर्गन, एक ऑर्गन ये हो गया, एक ऑर्गन ये हो गया, एक ऑर्गन ये हो गया, ठीक है, ऐसे समझिए। देखिए, एक ऑर्गन आपका ये हुआ, एक ऑर्गन ये हुआ, एक ऑर्गन ये हुआ, एक ऑर्गन ये हुआ, जिसको लीवर बोल रहे हैं। ठीक है, ये आपका स्टमक क्या हो गया, एक ऑर्गन हो गया, आपका लीवर क्या हो गया, एक ऑर्गन हो गया, आपका पेंक्रियाज क्या हो गया, एक ऑर्गन हो गया, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऑर्गन हो गया। यानी कि ये जो ऑर्गन्स हैं, ये जब साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये एक ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और इस ऑर्गन के सिस्टम को क्या कहा जाएगा, इसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम समझ पा रहे हैं ना, ये एक सिस्टम है। तो वापस आते हैं, तो हमने क्या बोला कि ऑर्गन सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ये एक ऑर्गन सिस्टम है, जो कि कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो बताइए कि अगर हम एक ऑर्गेनिज्म है, तो मेरे बॉडी में कितने तरह का ऑर्गन सिस्टम होगा, बहुत सारा होगा, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, है कि नहीं, ये जितने भी अलग अलग सिस्टम है। हालांकि ये टॉपिक कहाँ पढ़ना है, क्लास 10 के अंदर, बट याद रखिएगा ये पॉइंट कि सेल्स के मिलने से बनता है टिश्यू। एक ही तरह का सेल, यानी सेल जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उनके मिलने से टिश्यू बनेगा, टिश्यू के मिलने से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन जो कि साथ मिलकर काम करेंगे तो एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और जब ऐसे ऐसे ऑर्गन सिस्टम एक साथ आ जाएंगे तो एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो प्लांट आपका कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, क्योंकि प्लांट के अंदर अलग अलग ऑर्गन सिस्टम तो है, बट वो इंडिविजुअल रूप से काम कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्गन्स अलग अलग काम कर रहे हैं, बट एनिमल्स के अंदर क्या होंगे, सभी ऑर्गन सिस्टम, एक ऑर्गन सिस्टम बना, और सभी ऑर्गन सिस्टम आपस में क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, यहाँ पर एक और बताया गया है कि जब सेल ऑर्गेनाइज होता है तो क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू ऑर्गेनाइज होगा तो ऑर्गन, ऑर्गन ऑर्गेनाइज होगा तो ऑर्गन सिस्टम, और फिर आपका पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। लेकिन इन सब में एक बात इंपॉर्टेंट क्या है कि सेल जो है वो हमेशा क्या रहेगा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर रहेगा। यानी कि जैसे एग्जांपल मान लीजिए आपने एक घर बनाया, तो घर में आपने बहुत सारे कमरे बनाए, अब हर एक कमरे का अपना अलग फंक्शन होगा, लेकिन और एक घर बहुत सुंदर घर बन गया, लेकिन मान के चलिए घर आपका बना है, पर फिर भी उस घर को बनाने के लिए जो उसका बिल्डिंग ब्लॉक है वो तो ईंट ही रहेगा। जैसे हम लोग इतने बड़े हो गए हैं, हमारे बॉडी में हेयर आ गया, नोज आ गया, आईज आ गया, ईयर आ गया, जितने भी हैं ये सभी सब्सटेंस आ तो गए, सभी ऑर्गेनिज्म मतलब कि ऑर्गन्स डेवलप तो हो गए, बट फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल यूनिट जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका सेल कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि सेल को पढ़ा कैसे जाए, ये क्वेश्चन क्यों आया, क्या ये एनसीईआरटी के अंदर आपको दिया हुआ है, सेल को कैसे पढ़ें। सबसे रीजन, पहला क्वेश्चन ये है कि सेल को कैसे पढ़ें, ये क्वेश्चन आया क्यों। रीजन ये है कि सेल बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि
आपके नेकेड आई से आपको नहीं दिखेगा। देखिए इंसानों के आंखों का एक विशेषता है, तो समझते हैं। जैसे अक्सर आप ट्राई कीजिएगा, किसी ऑब्जेक्ट को अपने पास लेकर आइएगा, तो 25 सेंटीमीटर से जैसे ही नज़दीक आएगा ना, तो वो थोड़ा ब्लरी हो जाएगा और आंखों पे प्रेशर पड़ने लगता है। और आपका देखिए आंख के अंदर एक सिलियरी मसल्स होता है। कौन सा मसल्स होता है? सिलियरी मसल्स, याद रखिएगा, सिलियरी मसल्स होता है। अब जब आप क्या करेंगे, सिलियरी मसल्स होता है। अब जब से सपोज आप किसी ऑब्जेक्ट को अपने पास लेकर आ रहे हैं, तो इस सिलियरी मसल्स में तनाव बनेगा। तनाव बनेगा तो क्या करेगा, अगर वो तनाव लंबे समय तक रहेगा तो आपके सर में दर्द होने लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत नज़दीक से पढ़ना या मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। तो इसका सेंस ये हुआ कि आपको कम से कम मिनिमम जो डिस्टेंस मेंटेन करना है वो 25 सेंटीमीटर। यानी कि अगर ये व्यक्ति किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो इसके और आंखों के बीच का दूरी कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। अच्छा, तो इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है? चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए यानी कि नियर जो डिस्टेंस होना चाहिए हमारा, नियर डिस्टेंस जो होता है, नियर डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मान के चलिए डिस्टिंक्ट विजन, वो कितना होता है आपका? 25 सेंटीमीटर होता है। और दूर का आप कितना देख सकते हैं? तो वो तो इन्फिनिटी है, ये सब लोग जानते ही होंगे। अब यहाँ समझिए, एक पॉइंट यहाँ बताया गया है। सपोज एक पेपर पे मैंने क्या किया, 2 डॉट बनाया। ठीक है, मैंने क्या किया? 2 डॉट बनाया। अब इन 2 डॉट वाले पेपर को हम अपने पास लेकर आएंगे, पास लेकर आएंगे, दो डॉट दिखेगा। लेकिन जैसे ही उसका डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर से कम होगा ना, तो वो समझिए डॉट जो होगा 2, वो मिलकर 1 हो जाएगा। अच्छा हाँ, एक और कंडीशन क्या है कि दोनों डॉट के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 0.1 मिलीमीटर होना चाहिए। कितना? 0.1 मिलीमीटर होना चाहिए। यानी अगर 2 डॉट के बीच का गैप 0.1 मिलीमीटर है और वो 25 सेंटीमीटर से पास आएगा तो वो 1 दिखेगा। ठीक है, अब समझिए, तो पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि मान लीजिए 2 टीनी डॉट है, एक पीस ऑफ पेपर पे ड्रॉ किया गया। अब ये डॉट को जब पास लेकर आएंगे, ठीक है, तो लिखा है क्या कि जैसे ही लिखा है दैट कम, एक ऐसा बिंदु पे आप पहुंचेंगे जहां पर ये सेपरेट नहीं दिखेगा, नो लॉन्गर बी सीन एज ए सेपरेट। ठीक है, यानी कि 2 जो पॉइंट है वो सेपरेट हो रहा है अगर 0.1 mm से, तो उसको हम डिस्टिंक्ट देख सकते हैं कब? जब वो 25 सेंटीमीटर या उससे दूर होगा। लेकिन जैसे उसको पास लाएंगे वो नहीं दिख पाएगा। और याद रखिएगा, वो सिंगल पॉइंट के रूप में दिखेगा। और इसी को कहा गया है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, जो कितना है? 0.1 mm है। अच्छा, देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो क्या है? ये है माइक्रोस्कोप के बारे में। देखिए बताया क्या गया कि सेल जो है ना, वो इतने छोटे हैं कि आप अनएडेड यानी कि नेकेड आई से आप नहीं देख सकते हैं। और यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है कि हाउ हैव द सेल बायोलॉजिस्ट स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल दैट आर मच स्मॉलर देन द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। यानी हमारा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कितना है? 0.1 mm है। अब 0 पॉइंट हमारा आंख का जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, याद रखिएगा, 0.1 mm है। तो अगर 0.1 mm से बड़ा होगा तो उसको देखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट 0.1 mm से छोटा है तो क्या होगा? तो दिख नहीं पाएगा। तो समझिए कि जो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया या जो सेल हो गया, वो इतना छोटा है, इतना छोटा कि वो नैनोमीटर के अंदर आ जाता है। तो भाई जाहिर सी बात है, कुछ ऐसा चीज चाहिए जिससे हम उसको देख पाए। तो आप समझिए, चलिए इसको हम पढ़ते हैं, उसके पहले एक टॉपिक पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज में। पहला डिस्कवरी हमने बताया है सेल का। ठीक है, वापस हम वहां पहुंचेंगे, बट इसको समझिए। रॉबर्ट हुक नाम के एक व्यक्ति थे, याद रखेंगे। 1665 में, याद रखिएगा, 1665 में इन्होंने क्या किया? प्लांट का जो बार्क होता है ना, यानी प्लांट का जो बाहरी छाला होता है, बार्क, उसको अगर आप निकालते हैं ना, उसको अगर निकालते हैं तो अंदर में जो सॉफ्ट पार्ट मिलता है ना, उसको हम लोग कॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कॉर्क बोलते हैं। अब उस कॉर्क के एक स्लाइस को ले जाकर उन्होंने जब ऑब्जर्व किया, कहा माइक्रोस्कोप, तो इसका मतलब ये था कि उस समय माइक्रोस्कोप आ गया था? नहीं, उन्होंने माइक्रोस्कोप खुद बनाया था। मतलब कि सबसे पहला माइक्रोस्कोप जो बनाया गया था वो बनाया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। और याद रखिएगा, उसका मैग्निफिकेशन जो बनाया गया था, यानी कि रॉबर्ट हुक के द्वारा जो बनाया गया माइक्रोस्कोप था, उसका मैग्निफिकेशन 100x to 100x के करीब था। ठीक है, 100x के करीब था, याद रखिएगा। अच्छा, तो 1665 में इन्होंने क्या किया कि कॉर्क, अब कॉर्क जो है ये कैसा सेल है? डेड सेल है, याद रखिए, कैसा सेल है? डेड सेल है। तो इन्होंने पहली बार डेड सेल को ऑब्जर्व किया था, डेड सेल को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, और उन्होंने पता है क्या बताया था कि ये जो जब इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो वो जो स्ट्रक्चर है वो पता है हनी कॉम्ब की तरह दिखा।
कैसा दिखा? हनीकॉम्ब, मधुमक्खी का जो घर होता है ना, उसकी तरह दिखा। तो और इस हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, हालांकि ये स्ट्रक्चर जो था ना, इसको इन्होंने लिटिल रूम कहा। क्या बोला? लिटिल रूम। और लेटिन वर्ड में लिटिल रूम को हम लोग सेलुला बोलते हैं, सेलुला, यहीं से वर्ड आया है सेल। तो पढ़िए, एक इंग्लिश साइंटिस्ट है, नाम है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में डिस्कवरी किया था इसको। इसका नाम क्या रखा गया? सेल। और पता है, इनके इस वर्क को पब्लिश भी किया गया था किताब के अंदर। किताब का नाम है माइक्रोग्राफिया। कब पब्लिश हुआ था? 1665 में। ठीक है। अच्छा, तो ये तो डेड सेल था। तो लिविंग सेल को पहली बार किसने देखा होगा? तो नाम याद रखिएगा, एंटोन वॉन लुएनहॉक। अब ये डच के एक माइक्रोस्कोपिस्ट थे। अब डच डच कहाँ है भाई? तो आज के टाइम पे जो नीदरलैंड है, नीदरलैंड। अब बोलिएगा सर ये नीदरलैंड कहाँ पे है? तो आप फ्रांस जाइए, फ्रांस के ठीक ऊपर एक कंट्री है बेल्जियम, और बेल्जियम के ऊपर एक कंट्री है, उसका नाम क्या है? नीदरलैंड। या फिर ये कह सकते हैं कि नीदरलैंड जो है यूरोप के, मतलब कि फ्रांस के ऊपर नॉर्थ में पड़ता है। ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया? इस माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव किया कि इतना इम्प्रूव किया कि वो फ्री लिविंग जो सेल होते हैं उनको देख पाए। तो उन्होंने क्या किया? तालाब का पानी लिया, और तालाब के पानी को जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में पहली बार देखा 1664 में, तो इन्होंने पाया कि जो सेल है ना, वो मूव कर रहा है। एक्चुअली रॉबर्ट हुक ने क्या बताया कि सेल होता है, सेल का स्ट्रक्चर है छोटे छोटे रूम्स की तरह, उन्होंने सेल बोल दिया, बट ये सेल मूव कर रहा है। तो इस मूविंग सेल यानी लिविंग सेल को उन्होंने पहली बार देखा। बाद में 4 साल बाद 1678 के अंदर इन्होंने स्पर्म सेल को ऑब्जर्व किया। इन्होंने अलग अलग तरह के स्पर्म सेल को, जैसे ह्यूमन का स्पर्म सेल, डॉग का स्पर्म सेल, रैबिट का स्पर्म सेल, फ्रॉग का, फिश का, इंसेक्ट का, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के स्पर्म सेल को उन्होंने क्या किया? ऑब्जर्व किया। ठीक है। तो देखिए यहाँ वापस आते हैं। तो माइक्रोस्कोप उस समय जो आया था वो लाइट माइक्रोस्कोप था। लाइट माइक्रोस्कोप का मतलब उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, समय के साथ इसके अंदर डेवलपमेंट होता गया। याद रखिएगा, इसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आईपीस और एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। यानी कि जहां पर हम लोग आंख आंख लगाते हैं, यानी आईज जहां पर लगाया जाता है देखने के लिए, वहां के लेंस को आईपीस कहा जाता है। और जहां पे सेल को रखा जाता है, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस। याद रखिएगा, ये दोनों लेंस जो होता है ना, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। कैसा लेंस होगा? ये कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है। तो पढ़िए क्या लिखा है, आपने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का यूज किया जाता है, क्या करने के लिए? ऑब्जेक्ट को बड़ा बनाने के लिए, मैग्नीफाई करने के लिए। ठीक है। चलिए देखिए, हम डिस्कवरीज पढ़ रहे थे, डिस्कवरी में वापस आते हैं। थर्ड पॉइंट है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया? तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी करने वाले व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट है। बॉटनिस्ट किसको बोलते हैं? वो व्यक्ति जो प्लांट के बारे में स्टडी करता है। अब जाहिर सी बात है, अगर ये प्लांट के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो इन्होंने प्लांट को ही ऑब्जर्व किया होगा। तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया और उन्होंने देखा, क्योंकि उस समय तक माइक्रोस्कोप थोड़ा और डेवलप हो चुका था। तो इन्होंने देखा कि जो सेल है ना, उस सेल के अंदर में भी कुछ अलग टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो बाद में उन्होंने बताया कि ये एक न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस कहाँ पे? प्लांट सेल के अंदर है। हालांकि क्योंकि ये बॉटनिस्ट है, तो जाहिर सी बात है प्लांट सेल के बारे में बताएंगे। फिर प्रोटोप्लाज्म के बारे में पता चला। अब ये प्रोटोप्लाज्म वर्ड कॉइन किसने किया? याद रखिएगा, एक व्यक्ति है जेई प्रुकिंजे। ठीक है। चेज के हैं, चेज यानी कि एक जगह यूरोप के अंदर, एक एनिमल फिजियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने 1839 में इन्होंने ये प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था। क्या बताया था? कि प्रोटोप्लाज्म जैसा सब्सटेंस है। प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? तो याद रखिएगा, हमारे सेल के अंदर जो लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस होते हैं, उन्हीं को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। इसका डिस्कवरी कब किया गया? 1839 में। हालांकि कुछ डिस्कवरीज हैं, एग्जाम में उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बट अगर आ गया तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हैकल साहब ने किया था। ठीक है। 1866 में हैकल ने स्टेब्लिश किया कि न्यूक्लियस ही है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग हेरिडेटरी कैरेक्टर। कहने का मतलब क्या हुआ कि सपोज हमारे अंदर जो कैरेक्टर आया है वो कहाँ से आया? हमारे पेरेंट्स से हमको मिला। क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ेंगे, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो वहां पर हेरिडिटी के अंदर क्या बताया गया है? व्हाट इज हेरिडिटी? द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू दियर ऑफस्प्रिंग। तो पेरेंट्स से जो कैरेक्टर उनके बच्चों में आ रहा है, तो वो कैसे आ रहा है? तो सेल के अंदर जो डीएनए है, सेल में न्यूक्लियस, जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, तो सेल के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। और न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है? डीएनए होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए। इसी डीएनए के अंदर क्या है? आपका वो इंफॉर्मेशन है। यानी कि इन्होंने क्या बताया कि न्यूक्लियस, क्या बोले? न्यूक्लियस जिसके अंदर क्या है? डीएनए है। तो न्यूक्लियस ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? तो आपके
कैरेक्टर को, जेनेटिक कैरेक्टर को, हेरिडिटरी कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए और उसको ट्रांसमिट करने के लिए पेरेंट्स से उसके बच्चे में। देखिए ये आपके एंटोन वन लुएनहॉक है, पिक्चर आप देख सकते हैं, ये रॉबर्ट हुक है, मैंने कुछ पिक्चर ऐड कर दिया है। ये आप देख सकते हैं रॉबर्ट ब्राउन, जेई प्रुकिंजे एंड हैकल। हमने क्या पढ़ा, रॉबर्ट हुक जिन्होंने क्या खोज किया, सेल के बारे में, सेल कैसा डेट था, कब खोजा, 1665 में। थर्ड सेकंड हमने क्या बोला, एंटोन वन लुएनहॉक के बारे में, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, लिविंग सेल के बारे में, कब, 1674 में। थर्ड हमने बात किया रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने न्यूक्लियस के बारे में खोजा था, कहाँ, प्लांट सेल के अंदर। फिर हमने बात किया जेई प्रुकिंजे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म वर्ड कॉइन किया था। और लास्ट में आते हैं हैकल जिन्होंने ट्रांसमिशन के बारे में बताया था कि न्यूक्लियस ही है जो डीएनए कैरेक्टर क्या करता है, होल्ड करता है। देखिए कुछ और भी डिस्कवरी है, जैसे कि 1838 में एक व्यक्ति थे जैकोब मैथियास स्लेडन, ये जर्मन बॉटनिस्ट है, इन्होंने पहली बार प्रपोज किया था कि जितने भी प्लांट सेल है ना वो सभी सेल से बने हुए हैं, ऑल प्लांट्स आर मेड फ्रॉम सेल। हालांकि देखिए ये बॉटनिस्ट हैं तो बॉटनिस्ट वो होता है जो प्लांट के बारे में रिसर्च करता है, तो इन्होंने प्लांट के बारे में बताया। लेकिन उसके एक साल बाद एक और व्यक्ति आते हैं, थ्योडर स्वान, याद रखिएगा जर्मन के जियोलॉजिस्ट, देखिए ये भी जर्मनी के हैं, ये भी जर्मनी के हैं। ये बॉटनिस्ट हैं तो ये प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, ये जियोलॉजिस्ट हैं तो ये एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या बोला कि, इन्होंने बोला कि नहीं, जितने भी एनिमल हैं और प्लांट हैं वो सभी के सभी सेल से बने हुए हैं, यानी सिर्फ प्लांट नहीं बल्कि एनिमल भी हैं जो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हैं। बाद में एक और व्यक्ति आते हैं, नाम है रडल्फ वर्च्यू, उन्होंने 1855 में, हालांकि इसको थोड़ा और डिफाइन किया, मतलब कि जनरली इन दोनों का जो कॉन्सेप्ट था वहां से एक ज्वाइंट फाइंडिंग निकल कर आया सेल थ्योरी का, सेल थ्योरी निकल कर आया। लेकिन बाद में इसको और डिफाइन किया गया और उन्होंने आर वर्च्यू ने एक बात बताई, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जितने भी नए सेल हैं वो सब पुराने, जैसे मान लीजिए एक सेल है अमीबा नाम का, ठीक है, अब ये सेल मैच्योर होगा और ये डिवाइड होकर यही सेल दो भागों में बट जाएगा, यही सेल दो भागों, दो नए सेल में बटेगा। यानी ये जो दो नया सेल बना, मतलब पहला ये सेल दूसरा ये सेल, तो ये दोनों सेल किससे बना है, तो ये पुराने, ये ओल्ड सेल से बन रहा है। यानी दुनिया में जितने भी सेल हैं वो सब नए सेल से, सॉरी पुराने सेल से बने हुए हैं, जितने भी नए सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हैं। तो इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों के आइडियाज को लेकर सेल थ्योरी बनाया गया, जिसमें पहला पॉइंट क्या है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सभी सेल से या सेल प्रोडक्ट से बने हैं। जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है समझिए, क्या बोल रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन, यानी सेल के अंदर जितने भी जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि अगर मान लीजिए सेल है, सेल के अंदर ग्लूकोज आया, सभी लोग जानते हैं C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये ग्लूकोज क्यों जाता है सेल के अंदर, तो ग्लूकोज जाता है रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि ग्लूकोज टूटेगा नहीं तो फिर एनर्जी कहाँ से मिलेगा। तो सपोज ग्लूकोज गया सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर ग्लूकोज टूट गया, कितने भागों में, किसमें टूटा, CO2 में टूटा, H2O में टूटा और साथ में क्या निकला, बहुत सारा एनर्जी निकला, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है, ये जो ये रिएक्शन है क्या कहलाएगा, ये कैसा रिएक्शन कहलाएगा, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाएगा। ऐसे और भी रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर, मतलब इन शॉर्ट ये बोले हैं कि सेल अपने आप को जिंदा रखने के लिए, सरवाइव कराने के लिए जो भी रिएक्शन कर रहा है अपने अंदर वो सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। आगे देखिए सेल क्या है, सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका, लाइफ का, ठीक है। यानी जितने भी, जैसे एग्जांपल मान लीजिए हमने इतना बड़ा घर बना लिया, लेकिन उस घर का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है, वो ईंट है, जो ब्रिक होते हैं वो ब्रिक आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द हाउस, वैसे सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जिसकी जो भी ढांचा है, इवन आपका जो बोन है ना, बोन हड्डी, जो बोन है जो आपके बॉडी का क्या बनाता है भाई, स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाता है, वो भी किससे बनता है, सेल से ही बनता है। और सारे जो फंक्शन होते हैं वो सेल ही परफॉर्म करता है। थर्ड पॉइंट देखिए, जितने भी सेल, नए सेल हमने पढ़ा अभी, नए सेल कहाँ से राइज हुए हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। और थर्ड याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी का जीवन का शुरुआत कहाँ से हुआ है, सिंगल सेल से। जैसे अगर हम खुद का बात करें तो हमारा जीवन का शुरुआत कहाँ से हुआ है, तो जाइगोट से। जाइगोट क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब फादर का यानी मेल गैमेट जो होता है, मेल गैमेट जो होता है, और जब फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट जब ये दोनों आपस में मिलता है, जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में क्या होगा, मिलेगा, तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट क्या है, यहीं से स्टार्ट हुआ है किसका, लाइफ का स्टार्ट, कहाँ, लाइफ का स्टार्ट कहाँ से हुआ है, यानी कि ये वो पॉइंट है जहां से स्टार्ट हुआ है क्या, लाइफ, ठीक है। चलिए
तो याद रखिएगा जाइगोट क्या है, जाइगोट जाइगोट वो सेल है जो कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि फीमेल ओवा जो होता है उसमें जब स्पर्म जाकर क्या होता है, फर्टिलाइज्ड होता है, ठीक है, फर्टिलाइज्ड होता है इसके अंदर जाकर, तो यही क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। और ये जाइगोट फिर से डिवाइड होगा। अब देखिए एक जाइगोट है, समझिए यहाँ पे, देखिए एक जाइगोट है, ठीक है। अब ये जाइगोट मदर वॉर्म में क्या होगा कि 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, ऐसे करते करते इसका संख्या क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो एक ही सेल था और एक ही सेल डिवाइड होकर 2 बना, फिर 2 डिवाइड होकर 4 बना, फिर 4 डिवाइड होकर 8 बना। तो आप समझिए कि जितने भी लाइफ का शुरुआत हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, एक सिंगल सेल से हो रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ यहाँ तक हमने जो टॉपिक पढ़ा उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो सेल टर्म है ये किसने दिया, तो हम सभी लोग जानते हैं रॉबर्ट हुक ने दिया। सेकंड बोल रहा है कि सेल थ्योरी किसने प्रपोज किया, तो 3 लोगों का हालांकि इसमें कंट्रीब्यूशन था, बट मेनली याद रखिएगा क्रेडिट जाता है स्लेडन एंड स्वान को, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक नाम है वाटसन और क्रूक। अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो भी फिलहाल इनका नाम चर्चा में आया है, क्योंकि हम जानते हैं कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। आपने अक्सर देखा होगा डीएनए का स्ट्रक्चर इस टाइप का, इसको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर को बनाने वाले, स्ट्रक्चर को देने वाले, इस स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने वाले, यही इनके लिए इसको नोबेल प्राइज भी मिला था, वाटसन एंड क्रूक को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नंबर ऑफ लेंसेज, कितने लेंस थे, हमने बात किया था 2 लेंस थे, एक था आपका आईपीस और दूसरा क्या था, ऑब्जेक्टिव लेंस। 5 नंबर देखिए, द हिस्ट्री ऑफ द सेल बिगिन इन 1665 विद द पब्लिकेशन ऑफ माइक्रोग्राफिया इन लंदन बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने, क्योंकि अभी हमने पढ़ा, देखिए यहाँ पे अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ये जो है कहाँ पब्लिश हुआ था, तो उनकी किताब माइक्रोग्राफिया के अंदर 1665 में पब्लिश हुआ था। चलिए आगे देखिए, आइडिया वर्ड क्या है, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है कि ऑल लिविंग सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये किसके द्वारा दिया गया था, तो अभी हमने बात किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अगर आपको याद होगा तो अभी हमने बात किया था कि ये वर्ड दिया गया है रडल्फ वर्च्यू के द्वारा, ठीक है। तो चलिए हमारा एक पार्ट खत्म हुआ। देखिए चैप्टर्स उतना टफ नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, चीज़ें अच्छे से समझ में आए तो हम समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हुआ इस पूरे चैप्टर का, हालांकि जल्दी ही इस पूरे चैप्टर का लेक्चर मैं अपलोड करूँगा, और तब तक के लिए आप बाकी लोगों को भी जुड़ें इस चैनल से, ठीक है। रोज़ कुछ अच्छा सीखें कुछ बढ़िया सीखें और जुड़ें मुझसे द SVM क्लासेस से, ठीक है। चलिए जय हिंद जय भारत।